हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद में एक जो रूटीन फॉलो कर रही थी मैं पहले, उसी रूटीन में मैं वापस आती हूँ। और मैंने रात को लगभग 5 बजे के आसपास का अलार्म लगाया था और मैं उठ चुकी थी। तो मतलब दिन की जो शुरुआत थी वो अच्छी हुई। और कल कल करते हुए ना जाने कितना वक्त बीत चुका था। बीच में बहुत चीज़ें गड़बड़ा चुकी थी मेरी, जिसमें उठना भी सबसे बड़ी समस्या थी। उसके बाद में एक दो फंक्शन आ चुके थे, मेहमान आते जाते रहे थे, तो कुछ चीज़ें और भी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैं खुद को नहीं डाल पाई उन चीज़ों की। मैं अपनी तरफ से मेंटली बोल सकते हैं आप लोग, या फिर कुछ और कारण में माने जा सकते हैं। पर वही है कि अगर हमें कुछ करना होगा तो आज करना होगा। कल कल पर हम कुछ नहीं डाल सकते। कल करेंगे, कल देखेंगे, कल होगा, कल नहीं, वो कल कभी नहीं आएगा। जो आज है वही सब कुछ है। तो इसी आज को बेहतर बनाने के लिए मैंने अपने दिमाग और अपने शरीर को बोल दिया था कि सुबह उठना है, पढ़ाई हो या ना हो वो बात की बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे हम सुबह उठने को। और इसी उठने की जो प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सुबह उठ चुकी थी। एंड मैंने उठते ही सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, कितने दिनों के बाद ही सही मैं उठी तो सही। आप 2 दिन ना उठो तो चलेगा, 3 दिन ना उठो, फिर ये अगर आप 10-15 दिन तक निकाल देते हो ना तो फिर ये आदत बन जाती है, नहीं उठा जाता। और रियल में ये 10 दिन जो उठने की जो टाइम मैनेजमेंट था वो नहीं सही हो रहा था मेरा। और मैं उठ रही थी 8 बजे, और उसके बाद में 8 बजे उठने के बाद में अगर आप अपने काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता। देखो, 8 बजे का एक मीडियम टाइम होता है। 8 बजे तक आप पढ़ाई कर लेते हो ना, 5 बजे उठकर, 4 बजे उठकर, तो अगर आप फर्स्ट सेशन भी कर लेते हो तो वो सही रहता है। पर अगर आप डायरेक्ट 8 बजे उठ रहे हो तो आप 40 या 50 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आप इतना ही पढ़ पाओगे तो फिर उसके बाद में मेरा घर का काम होता है, तो फिर मैं वो करती हूँ, तो फिर डायरेक्ट ही मुझे 12 से ऊपर का टाइम चला जाता है। और उसके अंदर फिर अगर आप अपने टाइम को अगर एडजस्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, और आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो तो वो कैसे कंप्लीट होगी। तो ये चीज़ें बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं पता नहीं क्यों कुछ था ऐसा जो कि नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो आज मैं उठ चुकी थी, तो कुछ इस तरीके का दृश्य था। और बहुत दिनों के बाद में सुबह की जो ये अंधेरा था सुबह का, मुझे बहुत पसंद है। और मैं बहुत खुश थी इन सब को देख कर के वाह, मैं उठ चुकी थी। और मैंने फिर और फेस वॉश कर कर ब्रश करने के बाद में माथी अपने लिए पानी गर्म करती हूँ फटाफट, फिर हम पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। और उसके बाद में मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, और टू डू लिस्ट बनाने के लिए मैंने कैंडल जलाई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये कैंडल है जो हमारी होममेड कैंडल है, ये मेरी सिस्टर ने बनाई है ये कैंडल। तो मैंने चला इसको ही आज यूज में लेते हैं। और एक कैंडल, और टू डू लिस्ट के अंदर मैंने सबसे ऊपर लिखा करंट जीके को, और करंट जीके के बाद में नोट डाउन किया टेस्ट, और टेस्ट के बाद में रखा मैथ को, और मैथ के बाद में साइंस, और साइंस के बाद में ज्योग्राफी। तो इसके अंदर और केवीएस को लेके मैंने जीके को रखा है, एनआईयूएस के नोट्स को रखा है, उसके बाद मैथ और साइंस। यहाँ पर जो मैथ और साइंस है वो मैं जो हमारे 3rd ग्रेड की मैथ और साइंस है, और केवीएस की जो मैथ और साइंस जो भी इसमें आएगा, इन सबको मैं एक साथ में ही करूँगी। और सबसे पहले करंट जीके की बात करते हैं। तो करंट जीके के अंदर मैंने जो पढ़ा वो पढ़ा था कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको खेल पुरस्कार मिला है। और आप लोगों को पता है कि खिलाड़ी हैं, वैसे भी ये अलग से भी टॉपिक दे रखा है और ये करंट जीके का पार्ट भी है। तो खिलाड़ी हमें याद होने चाहिए कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कौन कौन से खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैं पुरस्कार पढ़ रही हूँ वो है पद्म श्री पुरस्कार किन किन को मिला है। तो इसके अंदर 2024 के अंदर कुछ नाम है, 2023 में है, 2022 में, 2021, 20 और 19 और 18 तक लेके सभी को मैंने पढ़ लिया। तो हमें सबसे ज़्यादा याद करना है 2024 में किन किन को मिले हैं। तो इसके अंदर डॉक्टर माया टंडन है जिनको सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है। उसके बाद में पंडित लक्ष्मण भट्ट है जिनको ध्रुपद गायकी के लिए मिला है, और जानकी लाल भांड है जिन्हें बहुरूपिया के रूप में मिला है। एंड अली व गनी है जिनको अली एन गनी मोहम्मद है जिनको मांड गायिका के लिए मिला है। तो ये 4 लोग हैं जिनको 2024 में पुरस्कार दिया गया है। फिर 2023 में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह है पर्यावरण के लिए, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन है जो गजल गायकी के लिए। देखो, जो हमारे जो चित्रकला में जो पार्ट है उससे रिलेटेड भी इनको पूछा जा सकता है कि ध्रुपद गायकी के लिए किसको ये पुरस्कार, ये किससे रिलेटेड है। और मांड गायिका में पूछ सकते हैं अली व गनी मोहम्मद है वो किससे संबंधित है, और उसको अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन है। तो ये हमें अगर पता होगा ना तो ये करंट से रिलेटेड करके भी इनको
ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिलहाल है जो एग्जाम में आ रहा है यही पैटर्न है जो फॉलो किया जा रहा है। और उसके बाद में हम पद्म भूषण की बात करते हैं तो पद्म भूषण के अंदर 2 नाम आते हैं, एक राजीव महर्षि और एक आता है देवेंद्र झाझड़िया। और उसके बाद में मैंने नोट डाउन किए अपने जो क्वेश्चन लिखती हूँ PYQ के टेस्ट के। तो उसके अंदर देखो एक जो क्वेश्चन है सबसे मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन कि 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को किसने पराजित किया। तो ये आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड हो सकता है और हिस्ट्री से भी इसको रिलेट किया जा सकता है क्योंकि इसका आंसर है मल्लीनाथ। और उसके बाद में एक क्वेश्चन है जैनब की साड़ी, तो ये भी करंट से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जिनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और इससे क्या होता है देखो, जो मैं ये क्वेश्चन इसलिए नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो ज्योग्राफी के जो चैप्टर है खनिज वाला, तो उसमें से अगर एक एक दो दो खनिजें ऐसे याद होती रहे, खाद्यान्न है जो हमें याद होती रहे, तो वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। और एक जनसंख्या वाला है जो ज्योग्राफी में, तो इसमें भी है ना हर टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो 1-2 क्वेश्चन बर्डन नहीं होता है। पर एक साथ अगर जनसंख्या हम पढ़ते हैं तो एक दिन में वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो हम इसके अंदर याद कर सकते हैं, सन वगैरह आती है, तो वो अगर एक एक दो दो याद करते रहें तो वो अच्छे से चल जाता है काम। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा था, तो ये भी सीक्वेंस वाइज अगर हम याद करते रहे ना तो इस तरीके से क्वेश्चन थे कि राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो इसमें MD को रानी होगा। और जो राजस्थान के थोक सूचकांक है वो कौन से ईयर को माना जाता है, तो ये 1999 और 2000 के होगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अपने नोट डाउन किए थे, उनमें से आपको मैंने बता दिया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम ही इजी होते हैं जिनको मैं नहीं लिखती हूँ, पर कुछ ऐसे होते हैं जो डेट वाले आ जाते हैं, जैसे कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई, तो डेट है तो याद रखना पड़ेगा। 2001 से लेकर 2011 तक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो 30% से अधिक हुई है वो कहाँ की हुई है। तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें याद हो जाता है। और टेस्ट देते हैं तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। जैसे आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें जो टेस्ट था मेरा 9 नंबर, उसमें क्वेश्चन आया था बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये बारी आभूषण नाक में पहना जाता है। और इससे पहले बहुत सारे आभूषण आ चुके हैं, जैसे कंदोरा, करधनी, ऐसे जो कमर से रिलेटेड आभूषण है, कुछ कुछ के नाम से ही पता चल जाता है, पिपल पत्र, ऐसे कुछ आभूषण है। तो ये टेस्ट देते हैं हम, तो बार बार कोई क्वेश्चन आता है तो वो रिवाइज होता रहता है क्वेश्चन है जो। तो ये हो गया टेस्ट के क्वेश्चन। और टेस्ट के बाद में मैंने मैथ को पढ़ा, और मैथ के अंदर जो मैं कर रही हूँ वो गगन प्रताप की बुक है, गगन प्रताप सर की जो बुक है उससे मैंने मैथ अभी करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनमें कुछ शॉर्ट फॉर्मूले दे रखे हैं और कुछ चीज़ें जो हमें याद ही है उनसे आगे की चीज़ें हैं। तो इसके अंदर डिजिटल सम है वो मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो डिजिटल सम को पढ़ने के लिए देखो फर्स्ट टाइम ही मैं डिजिटल सम इसमें से कर रही थी, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं उसमें डिजिटल सम वाली चीज़ें तो मेरे को याद नहीं, मेरे को आती है क्या, पर हाँ सम विषम वाली संख्या, भाज्य अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, और ये चीज़ें हमें ज़रूर याद होती है। पूर्ण संख्या कौन सी है, तो ये चीज़ें हमें याद हो जाती है। पर डिजिटल सम में वो मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार से होता है। इसके भी रूल और कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी संख्या आती है, जितनी भी संख्या हमें दे रखी होती है उन सबको ऐड कर दो, और उसके बाद में जो भी संख्या निकल के आती है उनको भी वापस ऐड कर दो। हमें एक ही डिजिट लानी है और वो डिजिट जो लास्ट में आता है वो ही डिजिटल सम है। इसके अंदर फर्स्ट रूल यही होता है। सेकंड रूल में हम बात करते हैं जितनी भी संख्या होती है उन सबको प्लस कर दो, जो नंबर आता है उसमें 9 का डिवाइड भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है जो फर्स्ट वाला रूल है वो जहाँ पे नहीं लगता है वहाँ पे सेकंड वाला लगा सकते हैं, हम 9 का डिवाइड दे के भी निकाल सकते हैं आंसर। तो इस तरीके से ये डिजिटल सम थे। डिजिटल सम से हम देख सकते हैं कि जो LHS साइड है और RH साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों की इक्वल संख्या आ रही है या नहीं आ रही, उसके अंदर भी डिजिटल सम को यूज लिया जा सकता है। और जो लॉन्ग मेथड में जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत शॉर्टली हम इसमें कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भिन्न के अंदर हम जो डिजिटल सम की बात करते हैं, तो अगर हमारे हर के अंदर दो संख्या दे रखी हो, मतलब 2 डिजिट दे रखे हो, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हर के अंदर 4 लिखा हुआ है तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 लिखा हुआ है तो वापस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 लिखा हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम भिन्न के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर का भी हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर दे रखा हो कि ये स्क्वायर है, इसका डिजिटल सम बताओ, तो अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा फिर दिक्कत लॉन्ग मेथड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें मैंने डिजिटल सम को पढ़ा था मैथ के अंदर। और मैथ के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंस। साइंस के अंदर जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है गति बल के नियम। तो इससे पहले वाले जो क्लास थी उसके अंदर मैंने न्यूटन के जो नियम थे वो पढ़े थे। और आज की जो क्लास थी मेरी एक क्लास रह चुकी थी, जो लास्ट मैंने कंप्लीट की है वो है बल से रिलेटेड। और इसके अंदर जो बल बता रखा है, बल के प्रकार बताए गए हैं।
और ये बल वाला चैप्टर मतलब गति और बल वाला दोनों चैप्टर ऐसा है कि अगर हम जिसको जितनी बार रिवाइज करेंगे ये उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में तो रियल में क्वेश्चन हल ही नहीं होंगे, पर अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसके अंदर बल के प्रकार बताए थे सबसे पहले, और बल के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है गुरुत्वाकर्षण का बल। सेकंड जो इसमें आता है वो विद्युत चुंबकीय बल आता है। 3 नंबर पे आता है क्षीण या दुर्बल बल। उसके बाद में आता है प्रबल नाभिकीय बल और घर्षण बल। फिर उत्प्लवक बल आ जाता है, संतुलित बल इसमें आता है। इस तरीके से हमारा बल वाला चैप्टर है वो हो जाता है। और ज्योग्राफी के अंदर जो मैंने पढ़ा है वो मैंने क्लास ली थी आज स्प्रिंग बोर्ड वाले सर की, और उसके अंदर उन्होंने जो आज पढ़ाया था वो था, मैंने जो हमारा सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने चैप्टर उठाने का प्रयास किया था। और जो हमारे सिलेबस में सब टॉपिक है ऊर्जा के संसाधन, मैंने इनको लिया था स्टार्टिंग से ना चलकर मैंने आखिर से शुरू किया इसको। तो हमारा जो चैप्टर था ऊर्जा के संसाधन वो मैंने इसमें पढ़ा है। और इसके अंदर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत कौन से हैं, नवीनतम कौन से हैं, नवीनीकरण कौन से हैं, इनके बारे में बताया गया। और साथ में ही जो थर्मल पावर वाले कौन से हैं और कौन कौन से हैं जो हमारे ज़िले के हैं, कौन कौन से हैं जो हमारा अदर स्टेट से भी है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा भी स्थापित किए जा चुके हैं। तो इससे रिलेटेड था ये। उसके बाद में बात करते हैं एनआईओएस के नोट्स के अंदर। तो एनआईओएस के नोट्स के अंदर यही था कि जो दुर्लभ बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा, उनकी शिक्षा के बारे में, उनको कैसे हम साथ में रखकर पढ़ाई करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो बच्चे। तो ये चैप्टर एनआईओएस के नोट्स के अंदर इससे रिलेटेड था। और इसके अंदर आगे वाला जो चैप्टर है वो भी इसी से संबंधित है, पर इसके अंदर उनको किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, कैसे कौन सी विधियाँ, कौन से मेथड को यूज में लेना है, उनसे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। और इस तरीके से ये पूरा आज का दिन था। जिस तरीके से मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी वो कंप्लीट होती है और सभी सब्जेक्ट इसमें हो जाते हैं मेरे। और सिर्फ एक चीज़ रह जाती है वो होता है भारत का जीके, जो मैं नहीं पढ़ पाई थी और रिवीजन भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। एक जो पॉइंट रह जाता है वो यही है, उसके अलावा सभी हो जाते हैं। और हमारी जो एक मैक्सिमम प्रोडक्टिव डे बनाने की जो कोशिश थी वो कंप्लीट होती है। तो आई होप आज का जो वीडियो है, जो ब्लॉग है, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो मैंने क्लास ली थी बल्कि वो जो संकल्प वाड़मेर वाले सर की जो मेरा कोर्स था वो 28 फरवरी को ख़त्म होने वाला है, जो भी मैंने ले रखा था वो, तो उनकी ही क्लास मैंने देखी। तो उनसे जो उन्होंने पढ़ा रखा, 3 ही क्लास उन्होंने ले रखी है गति बल वाले चैप्टर की, और उन्होंने 3 क्लासों में इसको ख़त्म कर दिया है। और जो मैं ये चैप्टर ज्योग्राफी वाला पढ़ रही हूँ तो यूट्यूब पे इसकी भी 3 ही क्लासें दे रखी है ऊर्जा वाले की, और मैंने 2 क्लासें ले ली है। इसकी एक क्लासें पेंडिंग रहती है जो नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि जो स्प्रिंग नोट्स थे मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग ये क्लासें चल रही थी। तो जल्द ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर भी ऐसा ही है, आप इसको जितनी बार भी पढ़ोगे ये तो वैसे जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना ही हमें याद रहेगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप भी अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ये मैं बनाती हूँ टू डू लिस्ट, कभी कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है, पर एक सीक्वेंस वाइज अगर आप चीज़ें करते हो तो वो अच्छी रहती है।